हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो देखिए क्या क्या था कि जो कोई पदार्थ है उसमें जो अंतिम कण जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अविभाज्य नहीं है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है इत्यादि कण हैं। ये सभी कण थे तो ये अनुमान लगाया गया कि परमाणु की संरचना कैसी होगी। और इस प्रश्न के जवाब में बहुत से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने मॉडल दिए। उनमें से कुछ मॉडल हमने अभी पढ़े हैं और जो सभी मॉडल हैं वो नाभिक के जो स्थायित्व है उसके बारे में थे। अब ऐसी कुछ कल्पनाएं की गई कि जो नाभिक का जो निम्नतम स्तर है एवं निम्नतम उत्तेजित स्तर है उसमें न्यूक्लियर में बहुत कम पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। इसी के आधार पर एक जो मॉडल दिया गया वो था स्वतंत्र कण मॉडल और उसी में से हमारा जो आज का टॉपिक है कोश मॉडल, शेल मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल। और लास्ट टाइम हमने देखा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। जो नाभिकीय कोश मॉडल है उसमें क्या मुख्य बातें थी वो हम देखते हैं जो आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। कि जो परमाणु की बाह्य नाभिक की संरचना के आधार पर जो कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे बार्टलेट है, गुगन हीमर है, एल सागर है, इन्होंने प्रारंभिक रूप पे जो व्यष्टिकरण मॉडल है यानी इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल है उनका विकास किया। और इन्होंने इसमें क्या बात की, पुष्टि की जो 2 प्लस एल इसके अंदर यानी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का इन्होंने समावेश किया। और जहां जो एल है ये न्यूक्लियनों की कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है और भिन्न प्रकार के जो बल हैं उनका इसमें समावेश होने के कारण जो एल के विभिन्न मान हैं उनको कोशों में भरने का क्रम जो इलेक्ट्रॉन विन्यास से भिन्न होता था, ये देखा। इसके अलावा जो एलएस कपलिंग के साथ जो सामान्य विभव के आकार हैं उनके स्तरों के लिए सैद्धांतिक क्रम और उस समय नाभिकीय असातत्य स्थायित्व संख्याएं आदि के बारे में स्पष्टीकरण इस मॉडल से किया गया। तो देखिए प्रबल स्पिन उपकक्ष पारस्परिक क्रिया एवं जो जे कपलिंग है, जे युग्मन है, उनके जो स्कीम है उसको इसमें समावेशित किया गया। और नाभिक में जो जे युग्मन होता है उसका ये प्रायोगिक और सैद्धांतिक तथ्य थे कि जो जे युग्मन होता है इसमें उसका इन्होंने प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप से तथ्य दिए, लेकिन नाभिक में जो जे कपलिंग होती है उसका ये उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दे सके। अब इसके बारे में जो स्वतंत्र कण मॉडल है उसके बारे में क्या अजम्पशंस और क्या कल्पनाएं रखी गई थी। तो एक तो इसमें पहला ये रखा गया था कि जो नाभिक में ऐसा भारी केंद्रीय पिंड नहीं होता है जो कि बल के केंद्र का कार्य करता है। यानी कि अगर जो नाभिक है उसमें बहुत कोई भारी केंद्रीय पिंड नहीं होता है तो जो बल के केंद्र का कार्य कैसे कर सकता है।
तो इसके लिए माना गया कि जो प्रत्येक न्यूक्लियन है अन्य न्यूक्लियनों के साथ, कि नाभिक में न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अन्य न्यूक्लियनों के साथ जो औसत प्रभाव है उसके कारण केंद्रीय आकर्षण बल अनुभव करता है। यानी नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियन और प्रोटॉन, तो न्यूक्लियन अन्य न्यूक्लियनों के साथ जो औसत प्रभाव है उसके कारण ये एक केंद्रीय आकर्षण बल अनुभव करता है। और इसी कल्पना के आधार पर जो प्रत्येक न्यूक्लियन ऐसा अनुभव करता है कि वह स्वतंत्र रूप से केंद्रीय क्षेत्र में घूम रहा है। ये तो अगर ये केंद्रीय क्षेत्र में घूम रहा है तो केंद्रीय क्षेत्र लघु परास विभव कूप के समान होगा, ऐसा फर्स्ट अजम्पशन की गई, फर्स्ट कल्पना की गई। और इसके अलावा ये भी अजम्पशन किया गया कि जो एल के जो समस्त मान हैं उनके लिए इस विभव का मान समान होगा। सेकंड, कि जो निम्न स्थिति की अवस्थाओं के लिए जो दुर्बल पारस्परिक क्रिया है उसका ये विरोधाभास करता है। कैसे? कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के समान प्रत्येक न्यूक्लियन निश्चित ऊर्जा एवं कोणीय संवेग के कक्ष में घूमता है, कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के समान जो प्रत्येक न्यूक्लियन है निश्चित ऊर्जा एवं कोणीय संवेग के कक्षाओं में घूमता है, अर्थात प्रत्येक न्यूक्लियन अन्य न्यूक्लियन के साथ संगठन किए बिना, यानी कि बिना आकर्षित या विक्षुब्ध हुए कई परिक्रमण करता है। अतः इन संकटों के बीच जो औसत मुक्त पथ कम से कम नाभ की त्रिज्या की अपेक्षा कई गुना होना चाहिए, ये अजम्पशन किया गया। तो इसका तात्पर्य ये निकला कि जो न्यूक्लियनों के बीच है दुर्बल पारस्परिक क्रिया होनी चाहिए। लेकिन जो प्रकीर्णन प्रयोग है नाभ की अभिक्रियाओं के द्वारा जो ज्ञात न्यूक्लियनों के बीच जो पारस्परिक क्रिया है उसके बारे में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि जो औसत मुक्त पथ है नाभ की त्रिज्या की अपेक्षा कई गुना होने के कारण जो आपतित न्यूक्लियनों के लिए जो आहत न्यूक्लियन पारदर्शक होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, अपारदर्शक होता है। अतः जो आपतित न्यूक्लियनों के लिए औसत मुक्त पथ नाभ की त्रिज्या की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ये इसका सेकंड बात रही कि निम्न स्थित अवस्थाओं के लिए दुर्बल पारस्परिक क्रिया का इसे विरोधाभास करता। थर्ड क्या रही कि जो मुक्त न्यूक्लियनों के बीच प्रबल पारस्परिक क्रिया नहीं होती, यानी कि जो दुर्बल पारस्परिक क्रिया है जो वी शेप और पाउली ने अपवर्जन सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया कि जो नाभिक में निम्नतम स्तर या न्यूनतम उत्तेजन ऊर्जा स्तर में न्यूक्लियनों के बीच पारस्परिक क्रिया हो सकती है, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो समस्त क्वांटम अवस्थाएं हैं वो जिनमें न्यूक्लियन प्रकीर्णित हो सकता है वो अध्यासित होंगी या नहीं होंगी। ये थर्ड इसका पॉइंट रहा कि मुक्त न्यूक्लियनों के बीच प्रबल पारस्परिक क्रिया ही नहीं होती, यानी न्यूक्लियनों के बीच दुर्बल पारस्परिक क्रिया हो तो इस मॉडल के द्वारा इस बात को नहीं नकारा जा सकता था कि मुक्त न्यूक्लियनों के बीच प्रबल पारस्परिक क्रिया नहीं होती। तो ये मेन पॉइंट है कि मुक्त न्यूक्लियनों के बीच प्रबल पारस्परिक क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट, अनुक्रमिक समस्थानिक एवं सब न्यूट्रॉनों के निम्नतम स्तरों की न्यूक्लियन अवस्थाओं का क्रम क्या होता है। अब जो स्वतंत्र कर्ण मॉडल है इसके आधार पर मुख्य रूप से जो एल कोणीय संवेग है उसके विभिन्न मानों के लिए न्यूक्लियन अवस्थाओं का
लगभग ऊर्जाओं का जो सही क्रम दिखाया जाता है। तो यदि नाभिक के त्रिज्या के बाहर विभव के मान में यदि शीघ्रता से कमी आती है तो जो न्यूक्लियन अवस्थाओं का अनुक्रम है वो काफी असंवेदनशील होता है। अब यदि जो आयताकार विभव कूप है जिसकी गहराई एवं त्रिज्या नाभिक त्रिज्या के बराबर है और जिसके लिए लघुप्रास के लिए ऐसे कूप में स्वतंत्र कणों के लिए जो तरंग फलन होगा वो होगा 1/r² डेल अपन में डेल r ब्रैकेट r² d r, ये dr का फंक्शन है, प्लस 8π² m अपन में h² ब्रैकेट w माइनस u r माइनस l प्लस 1 अपन में 2mr² h अपन में 2π का होल स्क्वायर r इक्वल टू 0। ये जो त्रिज्यीय समीकरण हम निकालते थे उसका हमने यहाँ यूज किया है। अब गहरे आयताकार कूप के लिए जो अवस्थाओं का क्रम क्या होगा, यदि अवस्थाएं हो 1s 1p 1d 2s 1f 2f और 1g। अब जो कि प्रत्येक जो ऊर्जावस्था होगी इस समीकरण के आलोक के अनुरूप होनी चाहिए। अब जो प्रत्येक अवस्था है उसमें हमारा कोणीय संवेग L होगा और m जो त्रिज्यीय तरंग समीकरण है L का मान है प्रत्येक अवस्था में 2L प्लस L। समान न्यूक्लियन होते हैं और यदि स्पिन की हम उपेक्षा करें तो ये देखिए सारणी जो अधिभौक संख्या यानी कि 2L प्लस 1, ये 2 6 10, 2x में 2, f में 14 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे भरे जा सकते हैं, s में 2, p में 6, d में 10, s में फिर 2, f में 14, p में 6 और जो g है उसमें 18। इसके अलावा न्यूक्लियनों की संख्या है वो क्रमशः 2, 8, 18, 20, 34, 40 और 58। अब नेक्स्ट देखिए जो स्पिन कक्ष युग्मन मॉडल में अवस्थाओं का क्रम क्या होता है कि जो स्थायित्व संख्याएं हैं 50, 82, 126 से अवस्थाओं के जो अवस्थाओं का जो कम सहमति हो रही थी उसके लिए दो वैज्ञानिक हैं हमारे जुमेर एवं अन्य वैज्ञानिक हैं, उन्होंने न्यूक्लियनों के लिए प्रबल स्पिन कक्षन युग्मन का प्रस्ताव किया और उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि L का एक ही मान होने पर जो हमारा J है उसके दो वैल्यूज हो सकती हैं L प्लस हाफ और L माइनस हाफ, और जो दोनों अवस्थाओं की जो ऊर्जा है वो भिन्न होती है। तो इसमें ये जो कल्पनाएं हमने की थी उसके अलावा इसमें कुछ और अजम्पशन ऐड किए गए कि फर्स्ट तो जो कक्षीय कोणीय संवेग L के एक ही मान के लिए J इक्वल टू L प्लस हाफ समांतर कक्षीय व स्पिन के लिए तथा J इक्वल टू L माइनस 2 जो अवस्था है ये अधिक दृढ़ता से बद्ध होती है। सेकेंड इसमें यह देखा गया कि जो L के मान में वृद्धि होने पर जो J के दो मान आ रहे हैं L प्लस 1/2 और L माइनस 1/2 की जो पृथक्करण ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है और यह 2L प्लस 1 और अपॉन में a⁴ के समानुपाती होती है। थर्ड इसमें यह देखा गया कि यदि समसंख्या वाले समान न्यूक्लियन हैं
तो एल और जे के मान एक ही होते हैं, लेकिन युग्मन के पश्चात समता होती है और कुल कोणीय संवेग शून्य एवं शून्य चुंबकीय आघूर्ण देते हैं ये। और यदि विषम संख्या वाले न्यूक्लियन के लिए भी एल और जे के मान एक ही होते हैं, लेकिन युग्मन के पश्चात जो एल विषम होने पर विषम समता होती है और एल के सम होने पर सम समता होती है। और जो कुल कोणीय आघूर्ण जे है, जे अवस्था में एकल न्यूक्लियन के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर चुंबकीय आघूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारा कि दो समान न्यूक्लियन के द्वारा किसी अवस्था में जो एल और जे है, दोनों के गुणों का उपयोग करके हम अतिरिक्त बंधन ऊर्जा और जो युग्मन ऊर्जा है उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। और विषम न्यूक्लियन की तुलना में जो सम न्यूक्लियन की अतिरिक्त बंधन ऊर्जा जो 2J+1 अपॉन में A के लगभग क्या होती है, समानुपाती होती है। जो अभी हमने लास्ट टाइम रिलेशन देखा था वो था 2L+1 अपॉन में A की पावर 2/3 के समानुपाती थी, और यहाँ है 2J+1 अपॉन में A के समानुपाती। अब जो ये अजम्पशंस किए गए, तो जो एक और दो अजम्पशंस थे वो स्थायित्व संख्या 50, 82, 126 उनके अनुरूप होते थे, और जो अजम्पशन 3, 4, 5 है हमारे, उनकी सहायता से इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। तो देखिए, अति गहरे आयताकार विभव कूप के लिए जो स्पिन कक्षन युग्मन के द्वारा जो विपाटन को इनका दिखाया जाता है, कूप में जो 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उसके लिए जो Br है वो चौड़ा होता है, और इसका जो स्तर है वो कूप की गहराई व त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, जो त्रिविमीय सरल दोलक के लिए विभव है म्यू इक्वल टू U इक्वल टू -U0 प्लस AR², ये दोलकों के संकर या आयताकार कूप विभव के द्वारा दर्शाया जाता है। अब पाउली के अपवर्जन से नियम से प्रत्येक अवस्था में जो समान कणों की अधिकतम संख्या 2J प्लस L हो सकती है, और प्रत्येक अवस्था एवं कोश के लिए जो अध्यासित संख्या है वो 2J प्लस L हो सकती है। अब L के मानों के लिए J इक्वल टू L प्लस 1/2 और L माइनस 1/2, इसके लिए जो कुल अध्यासित मान है वो 2L प्लस L होते हैं, जो कि कल्पित युग्मन के द्वारा संभव नहीं है, यानी कि कल्पित युग्मन पे निर्भर ये नहीं करते। देखिए, ये जो आयताकार विभव कूप है उसके जो अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं, अलग अलग अवस्थाएं, उनके कोश, और जैसे जो स्थायित्व नंबर हैं और इधर जैसे कोश हैं, उनको यहाँ दर्शाया गया है। अब देखिए, यहाँ चक्रण कक्षा विपाटन यहाँ S इक्वल टू है 1/2 प्लस ये विभिन्न जो ऊर्जा स्तर है वो दिखाए गए हैं, और ये कोश हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड A, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये यहाँ कोश हैं। तो उनके लिए अवस्थाएं दिखाई गई हैं,
और उनका आघूर्ण कितना है उस अवस्था में वो यहाँ दिखाया गया है। और नेक्स्ट देखिए, जो कोष मॉडल है उसकी जो सफलता का क्या क्या इसमें पॉइंट थे कि जो कोष मॉडल है उसके द्वारा प्रबल स्पिन, कक्षीय घूमन के साथ कोणीय आघूर्ण, समता, निम्नतम स्तरों और नाभिक की जो निम्न स्तरीय उत्तेजित अवस्थाओं के चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा इस मॉडल के द्वारा विद्युत एवं चुंबकीय आघूर्ण का उत्तम स्पष्टीकरण दे सकते हैं और नाभिक के विभिन्न स्तरों के बीच जो स्पष्टीकरण संक्रमण की प्रायिकता है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब जो नाभिक तथा परमाणु की कोश संरचना में क्या अंतर होता है वो भी इससे हम बता सकते हैं। तो जो नाभिक की कोश संरचना और परमाणु की कोश संरचना में मुख्य रूप से दो अंतर होते हैं कि एक तो जो परमाणु में कोशों का एक निकाय परमाणु आवरण के इलेक्ट्रॉनों को शामिल करता है, जबकि नाभिक में कोशों दो मुख्य मुक्त समुच्चय होते हैं, एक न्यूट्रॉन के लिए होता है, एक प्रोटॉन के लिए होता है। सेकेंड, जो परमाणु कोश ज्योमेट्रिक रूप से पृथक होते हैं, जबकि नाभिकीय कोश आभासी रूप से परस्पर भेदी होते हैं और उन्हें केवल उनकी विभिन्न ऊर्जाओं से ही विभेदित किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। और जो नाभिकीय कोश है वो हल्के नाभिकों एवं मूल अवस्था में नाभिकों के लिए पूर्णतः ठीक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।